कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं ला पाए, इसकी वजह ये रही कि हमारा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था। साथियों, आज हम एक नया वीडियो लाएं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत का एक 5 वर्ष का प्लान निकाला गया जिसमें 50 ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसका मेन मकसद रहेगा कि भारतीय सेनाओं को, थल सेना, जल सेना और वायु सेना को सभी प्रकार से जो डेटा की आवश्यकता पड़ती उस डेटा के लिए किसी अन्य देश के पास हमें निर्भर रहना ना पड़े। जैसा कि अभी गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ, उस दौरान हमें अमेरिका के साथ सहयोग लेना पड़ा, उसके कुछ डेटा को यूज़ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हमने ये प्लान लॉन्च किया गया कि आने वाले 5 साल के अंदर हम 50 मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। इन सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद भारत के पास एक पर्याप्त क्षमता आ जाएगी जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के मौसम में, किसी भी प्रकार की वेदर में अपनी सेनाओं को सहयोग प्रदान कर पाएंगे। किसी भी प्रकार की ट्रेन हो, चाहे माउंटेनस हो, डेजर्ट हो, नदी, पहाड़, कुछ भी हो, हर जगह हम उपलब्ध करा सकते हैं। साथियों, जैसा कि जिस दिन गवर्नमेंट का बयान आया 29 तारीख को, उसी के रिस्पेक्ट में ये इन्होंने न्यूज़पेपर के कुछ कट्स आए हैं। जैसे कि द हिंदू ने बताया है कि इंडिया प्लानिंग टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग इन 5 ईयर्स। ये इसरो चीफ का बयान है। अगला बिजनेस टाइम में देखें, सेम वही बात रिपीट कर रहा है, और द इकोनॉमिक्स टाइम में ये भी बात रिपीट हो रही। बात करें कि आदित्य L1 लॉन्च करने के बाद भारत को जिन जिन फील्ड की ज़रूरत पड़ी उन फील्ड पे काम कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसा फील्ड था जहाँ पर भारत के पास उतनी क्षमता नहीं थी जितनी हमें आवश्यकता है। क्योंकि बात करें अगर हम विश्व के वो 3 महारथी देश जिनके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, जिनकी मदद से वो पूरे संसार पर अपनी निगरानी बनाए रखते हैं, इसमें प्रमुख 3 देश हैं। एक है आपका USA, चाइना और रसिया। बात करें सबसे ज़्यादा उपग्रह इसमें किस देश के पास हैं, तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 239 उपग्रह हैं जो कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए हैं, इनके लिए। अगले हम कंट्री की बात करी जो कि है चाइना, उसके पास 140 हैं, और रसिया के पास 105 हैं। फिर फ्रांस, इटली, इजराइल और इंडिया 9 नंबर पर आता, 9 उसके पास उपग्रह हैं। आखिर ऐसे क्या वजह रही कि भारत इतना पीछे रहा कि सिर्फ हमारे पास 9 ऐसे उपग्रह हैं? जिस प्रकार की हमारी जोग्राफिकल कंडीशन है उस हिसाब से 9 उपग्रह हमारे लिए पर्याप्त नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही क्योंकि भारत में उस फील्ड पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी चीज़, क्योंकि इन देश की जो स्पेस एजेंसियां बनी हैं बहुत पहले की बनी हैं, इन्होंने काम किया ज़्यादा अपने इस फील्ड पर कि सैटेलाइट काम आएंगे, और इंडिया के ऊपर एक तो बाउंडेशन रहा अदर कंट्री का प्रेशर कि कहीं ये रॉकेट साइंस का उपयोग मिसाइल टेक्नोलॉजी में यूज़ ना करें। ये सारी वजह रहे। लेकिन आने वाले समय में जैसा कि हमें 50 सैटेलाइट का प्रोग्राम जो लॉन्च करेंगे, उसके बाद भारत चौथा देश बन जाएगा जो कि फ्रांस के आगे होगा, और ये करीब करीब 60 से 70 सैटेलाइट इंडिया के पास होंगी। अब बात करते हैं कि क्या फ्रांस, इटली ये आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार के ये देश हैं वो इस प्रकार से नहीं बढ़ेंगे जिस प्रकार से हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रयास रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत आने वाले समय में चौथा देश बनेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। बात करें इन उपग्रहों को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट के इसमें दिए गए कौन कौन से उपग्रह कहाँ पर यूज़ किए गए हैं, मिलिट्री में, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में, सिविल में, जैसे कि बाढ़ आ गया, इस प्रकार से इन जगहों पर भी यूज़ किया जा सकता है। अगली हम बात करें कि इन मिलिट्री सैटेलाइट का पर्पज़ क्या होता है, आखिर क्यों इनको इतना अहमियत दी जा रही, इतना क्यों चर्चा में। इसका पहला तो पॉइंट ये है कि ईगल आइड स्पाइज, यानी कि अगर आपको स्पाइंग का काम करना है तो आप बिल्कुल किसी भी हलचल को मॉनिटर कर सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी देश की, क्योंकि ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध कराता है। जैसे कि अभी बात की जाए, एक मूवी आई थी, आपने देखा भी होगा, परमाणु। उसमें वो देखते हैं कि अमेरिकन जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, वो पोखर रेंज में घड़ी का टाइम देख लेते हैं। आप समझ सकते हैं कि 36,000 किलोमीटर की दूरी पर एक सैटेलाइट है, वो घड़ी का टाइम दे करके बता सकता, तो आप समझ सकते हो कैसी स्कैनिंग करते, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कम्युनिकेशन एंड रडार एमिशन। इसका जो कम्युनिकेशन होता है काफ़ी सेफ होता है, अगर आप इसको ब्रीच करना चाहें तो ब्रीच नहीं कर पाएंगे। दूसरा मकसद इसका है रडार एमिशन, यानी कि जब कोई फाइटर जेट जाता है तो एक रेडिएशन छोड़ता है, उस रेडिएशन को डिटेक्ट करने का काम ये रडार करते हैं। ये रडार किसके पर आधार पर काम करते हैं, ये हमारे मिलिट्री सैटेलाइट्स के आधार पर काम करते हैं जो इनको डाटा देता है। अगली बात करें मिसाइल वॉचडॉग की, जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ये है मिसाइल वॉचडॉग का, यानी कि जब कोई
ICBMs यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं, तब इनकी हम मॉनिटरिंग का काम करते हैं कि कौन सी मिसाइल भारत की तरफ आ रही है, कौन सी मिसाइल लॉन्च की, कहाँ जा रही, किस देश की तरफ बढ़ रही, क्या पोजीशन है, क्या स्पीड है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने का काम करते हैं। और अगला तो सिविल और मिलिट्री दोनों में काम आता है, यानी कि वेदर विजार्ड्स, यानी कि वेदर की क्या कंडीशन है, मानसून आने वाला है, सुनामी आने वाली है, कैसे क्या कंडीशन है, इन सारी चीज़ों के डिस्कशन इसमें हमने किए। और इसके भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, लेकिन जो मेन है वो हमने डिस्कस किए। आगे हम बात करें कि सोमनाथ साहब ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो हम 50 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे ये हमारे जियो और एलो ऑर्बिट्स में होंगे, यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए जाएंगे और लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किए जाएंगे। यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ सैटेलाइट होंगे और कुछ हमारे 5 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होंगे। अब बात करें कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट क्या होती है। साथियों, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जिसका एल्टीट्यूड 36,000 किलोमीटर की है ऊंचाई पर होता है और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारे सैटेलाइट होते हैं। इन सैटेलाइट का काम होता है कि वेदर की हमें जानकारी देना, ब्रॉडकास्ट टीवी के बारे में, और थोड़ा सा जो नेट की स्पीड थोड़ी कम होती है लेकिन डाटा भी उपलब्ध कराते हैं। यानी कि मॉनिटरिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनका जो मॉनिटर करते हैं वो अर्थ का एक ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं, क्योंकि जितनी अधिक ऊंचाई होती उतनी इनकी बैंड चौड़ाई के साथ उस एरिया को कवर करेंगे। अब इनको धीरे धीरे अपग्रेड भी किया जा रहा है। एक और नया टर्म आया है जिसका नाम है MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। साथियों, अगर हम बात करें मीडियम अर्थ ऑर्बिट की तो ये 5,000 से 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट है, जिसमें हम लो लेटेंसी का डाटा और हाई बैंडविड्थ का डाटा यूज करके नेट को भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, कमर्शियल इंटरप्राइजेस हो गए, इस प्रकार से इन जगहों पर हम इसको यूज करते हैं। यानी कि इसको हम मिलिट्री पर्पज़ के साथ साथ कमर्शियल पर्पज़ और सिविल पर्पज़ दोनों में प्रयोग करते हैं। अगली हम महत्वपूर्ण ऑर्बिट की बात करेंगे जिसका नाम है लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि ये 500 से 1,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इस बीच के एरिया को। इसमें हम यूज़ करेंगे अपने सैटेलाइट्स को, जिसमें हमने क्या किया, एड्रेसिंग साइंस, यानी कि जो कि जैसे कि हम बात करें कि हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में स्टेशन है। इमेजिंग, लो बैंडविड्थ, टेलीकम्युनिकेशन नीड्स, यानी कि सेम उसी प्रकार का काम करेगा लेकिन कुछ एरिया ज़्यादा कवर करेगा, कुछ एरिया कम कवर करेगा। यानी कि ये हम 3 महत्वपूर्ण ऑर्बिट्स डिस्कस किए जहाँ जहाँ पर हमारे उपग्रहों को स्टेशन किया जा सकता है। तो भारत का मकसद क्या रहेगा कि GEO यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में और LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में अपने उपग्रहों को स्टेशन किया जाए। साथियों, आगे हम बात करेंगे कि वो भारत के कौन कौन से महत्वपूर्ण मिशन हैं जो कि 2024 में आने वाले हैं, जिसमें इंडिया अपने मेन उपग्रहों को स्टेशन करेगा इन ऑर्बिट्स में। आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट है, कुछ मैंने महत्वपूर्ण से शॉर्ट लिस्ट की है, जैसे एस्ट्रोसेट 2 2024, एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, निसार हो गया, इनसेट निसार जो है ये हमारा इसरो, नासा और इसरो के कोलैबोरेशन से बनाया जाता है। निसार एक ऐसा उपग्रह है जो कि अभी तक विश्व में नहीं बनाया गया, क्योंकि ये डुअल बैंड पे काम करता है। और साथियों, ये मेन पॉइंट हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमें प्रोत्साहित करें, जिससे कि हम और अच्छा काम कर सकें। और साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट में यही कहूँगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये नया साल आपके लिए बहुत ही मंगलदायक हो और आपका भविष्य उज्जवल हो, मेरी यही ईश्वर से आपकी कामना।